हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका स्वागत करता हूं ई एकेडमी 123 पर। ठीक है, और आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री का पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री का बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपके पास एमसीक्यू यानी सही विकल्प प्लस उसके सारे आंसर्स आपको यहां से पूरे इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो बात को शुरू करते हैं। और आप अगर नए हैं चैनल पर तो इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करना है। ओके, चलो बात को शुरू करते हैं। तो अगर आप एमपी बोर्ड पढ़ रहे हैं और 11th में पढ़ रहे हैं तो ये 11वीं परीक्षा है ना 2021 के लिए जो केमिस्ट्री में सेट सी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें और रसायन शास्त्र यानी मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की। ठीक है, आज अपन बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये वाला पेपर आपके पास है ऑलरेडी। चलो तो कॉपी पेपर और साथ में एक पेन लेकर बैठ जाइएगा, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है। जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ उसको वीडियो को पॉज करके आपको पूरा उसको लिखना है। उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम की कॉपी है वो जाकर सबमिट करना है। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे लोग, और कोविड के टाइम में बिल्कुल आप है ना सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए। चलो बात शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है ना, तो पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि 180 ग्राम जल में, है ना, 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 180 है। टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 16 प्लस 2 18, क्योंकि H2O होता है तो 18 और यहाँ से गया तो 10। तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, बी आंसर आएगा 10 मोल। ठीक है, ये 10 मोल। दूसरे का n प्लस पी कितना होता है, n प्लस पी कितना होता है, इन्होंने दिया है 27, है ना। तो आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो इसमें निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी वही आपके पास क्या होगा, परमाणु क्रमांक कहलाएगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक आपके पास, और उतने ही क्या होने चाहिए आपके पास, परमाणु क्रमांक आपको कितना दिया गया है, 27 दिया गया। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, उतनी ही क्या होगी। तो यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक 27 दिया गया है, तो इसका उत्तर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 27 होंगे। इन तत्वों में से कौन सा सबसे अधिक ऋण विद्युती है ना, सबसे अधिक ऋण विद्युती इसमें कौन होगा, आपके पास फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। दैट्स ऑल, फ्लोरीन होगा। नीचे चलते हैं। किसी तंत्र को बंद तंत्र कहा जाता है यदि वो परिवेश के साथ क्या करता है ना, क्या करता है, वो केवल द्रव्य का नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। ठीक है, और अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो सॉल्यूशन में एच आयन देते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसका आंसर 10 मोल आ जाएगा, इसका आंसर 20 आ जाएगा, इसमें फ्लोरीन आ जाएगा थर्ड में। और यहाँ पर जाता है नो मैटर ट्रांसफर ऑफ द नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ना, अकॉर्डिंग टू तो क्या हो जाएगा, H प्लस आयन हो जाएगा। चलो कॉपी पेन निकाल लीजिए। अब अपन बात कर रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। तो ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, ठीक है, तो ड्यूटेरियम की खोज जो की थी वो किसने की थी, हेराल्ड यूरे। क्या था, हेराल्ड यूरे, URE, यानी आंसर में क्या आ जाएगा, यूरे वाला आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सही यूरे होगा। ठीक है, वो ड्यूटेरियम की खोज किसने की थी, हेराल्ड यूरे ने की थी। क्षार धातु कौन सा वाला आंसर आएगा इसका, इसमें एस ब्लॉक आ जाएगा। जल्दी से कॉपी पेन लिख लो, है ना। शुष्क बर्फ 7 से पढ़ते आ रहे हो, CO2, है ना, सॉलिड CO2 क्या होती है, शुष्क बर्फ पे कहलाती है। सिरके में जो पाया जाने वाला एसिड होता है या जो अम्ल होता है उसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या होता है उसका, एसिटिक एसिड लिखना है आपको, ये एसिटिक एसिड हो गया। फिर आपके पास क्या है, पेट्रोलियम कैसा, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, यानी उसका प्रभाजी आश्वन है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, प्रभाजी आसवन। ठीक है, इनको प्रॉपर नोट डाउन कर लो जल्दी से, और वीडियो को लाइक भी कर दो और दोस्तों में शेयर भी कर दो, है ना, बहुत अच्छी बात है। चलो नीचे चलते हैं, सही जोड़ी बना देता हूं मैं आपकी। गीगा मतलब 10 की पावर कितनी होनी चाहिए, 9, बिल्कुल। एम्पियर किसकी यूनिट है, विद्युत धारा की। ठीक है, निष्क्रिय गैस क्या होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। इसका ऑक्टेट यानी टोटल कितने हैं आउटर में, 18 दिए, कंप्लीट है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है, 7.8 होता है। और हाइड्रोलिथ किसको बोलते हैं, CaH2 को बोलते हैं। चलो ये सही जोड़ी जल्दी से बना लो, है ना, और वीडियो को लाइक कर दो इस बात पर, है ना। अब यहाँ पर
थोड़ी सी बातें अलग आती है, आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, क्या समझाना है मुझे यहाँ पर समझाना है कि निम्न में से कम क्षारीय धातु, वर्ग 2 की बात कर रहा है, कम क्षारीय धातु यहाँ पर क्या हो जाएगी आपके पास Mg। ठीक है, Mg, और अगर पता हो आपको तो क्या बनता है MgOH2 बनता है। ठीक है, MgOH2 बनता है, तो या तो Mg या बेरिलियम दोनों का आ सकता है, लेकिन इनमें भी दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर जाएगा एक शब्द में क्या जाना चाहिए, Mg जाना चाहिए। कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही अभिक्रमक से क्या अभिप्राय है, तो नाभिक स्नेही किसको बोला जाता है, तो ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, कार्बनिक रसायन में नाभिक स्नेही होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करोगे इसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन युग्म एक शब्द में। बेंजीन गंध युक्त कार्बनिक यौगिक है, ये किस प्रकार का यौगिक है, तो ये आपका एरोमेटिक है, नहीं एलिफेटिक नहीं है। कैसा है, एरोमेटिक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या अर्थ होता है, एरोमेटिक रिंग के फॉर्मेट में होता है और एलिफेटिक स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, तो ये कौन सा है, एलिफेटिक है। 2 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर क्या होता है, इसका 11.2 आंसर 11.2 लीटर होता है, क्योंकि टोटल कितना है 22.4, और ये N2 2 ग्राम है, तो 2 से आप क्या करोगे, भाग दोगे, है ना। मीथेन की संरचना कैसी होती है, किसे संकरण के पश्चात, तो ये होती है टेट्राहेड्रन या हिंदी में चतुष्फल की। याद आया, इसकी चतुष्फल की आपको उत्तर लिखना है, इसका क्या लिखना है, चतुष्फल की। ठीक है, तो ये हुआ, और ये सारा आपको जस्ट करना है। उसके बाद नीचे चलो मैं एक चीज है ना, ये सारी यहाँ पर आता है कि 5वां क्वेश्चन है ना, कि निम्न में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किन्हीं 2 श्रृंखलाओं के नाम बताओ, तो क्या क्या आंसर में है, तो चलो जल्दी से लिखो इसको, इसका आंसर नीचे और नीचे चलना है तुमको। चलो 5 का उत्तर है ना, 5 का उत्तर आपको मिल जाएगा। 5 का उत्तर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की 2 श्रेणी, एक तो बामर, पाशन, फुंड ब्रैकेट मैंने सभी लिख दी, इसमें से आपको किसी 2 को लिख देना है, चाहो तो ये भी लिख देना और चाहो तो ये भी लिख देना, मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का किन्हीं 2 का नाम लिखना था, 2 तो मैंने तो और भी ज़्यादा बोल दी, लेकिन व्हाटएवर आपको 2 ही लिखना है। जल्दी से कॉपी कर लो इसको पॉज करके। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ो। छठे का उत्तर क्या है, छठा प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न मैं देखता हूँ, छठा प्रश्न आप ऊपर देख लीजिएगा, उसमें आर का करना है ना, अथवा का करना है, मैंने इसको अथवा। अपर रूपता क्या होती है, अब अपर रूपता क्या होता है कि एक ही जैसे कार्बन है तो कार्बन के अपर रूप कितने हो जाएंगे, है ना, तो मतलब एक ही होना चाहिए, लेकिन उसके भौतिक गुण क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो एक ऐसा तत्व जो प्रकृति में पाया जाता है जिसके भौतिक गुण अलग अलग हो, लेकिन उसका एक रासायनिक के जो एक मूलानुपाती सूत्र जिसको आप कहें, या जो उसका मूल रूप है वो एक रहे। ठीक है, तो इस प्रकार की, लेकिन उनके भौतिक गुणों में क्या होती है, असमानता होती है। जैसे कार्बन के 2 अपर रूप है, कौन कौन से, एक तो ग्राफाइट और एक हीरा। ठीक है, 2 आप इजीली देख सकते हो, तो जल्दी से पॉज करके लिखो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। 7वां क्या प्रश्न है, 7वां अच्छा प्रश्न है, 7वां दिया गया है आपके पास। 7वें में लिखा गया है कि वुड्ज फिटिंग या वुड्ज रासायनिक फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, अथवा की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी क्या है, अथवा है, आर का लिखना है आपको, ये आर का लिखना है। ठीक है, इसमें क्या गया है कि जब हेलोबेंजीन है ना, हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन वाटेवर, हेलो मतलब हेलोजन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, हेलोबेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो अल्काइल बेंजीन बनता है, एल्किल बेंजीन बनता है। ठीक है, और ये C6H5 और ये X है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन है ना, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन वगैरह। तो ये जो हेलोजन एलिमेंट, ये RX अल्काइल हैलाइड, इसके साथ रिएक्शन किया तो आपको ये मिला। ठीक है, ये आंसर में मिला, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। और हाँ, इससे मीथेन नहीं बना सकते आप, क्योंकि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट, एक ही कार्बन प्रेजेंट रहता है ना, तो इससे मीथेन नहीं बन सकती है ना। तो ये 7वें का उत्तर है। 8वें का उत्तर लिखो जल्दी से। 8वां क्या प्रश्न है, 8वां है एक अभिक्रिया जो सीमांत अभिक्रमक के बारे में पूछा है इसने, है ना, कि सीमांत अभिक्रमक क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में 2
क्रियाकारक भाग लेते कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, है ना। इसमें एक क्रियाकारक कम और दूसरा क्रियाकारक अधिक मात्रा में हो तो जो कम क्रियाकारक वाला होता है वो पहले समाप्त हो जाता है और उसी से क्रियाफल के बनने की सीमा निर्धारित होती है, और जो पहले खत्म होता है वो क्या कहलाता है, सीमांत अभिक्रमण कहलाता है, क्योंकि इसके बाद अभिक्रिया रुक जाती है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्या है कि पी ऑर्बिटल को चित्र के द्वारा दर्शाना है आपको, ठीक है। तो चलो चित्र के द्वारा दर्शा देते हैं। तो ये वाला चीज है ना, इसको बात करते हैं। ये सीमांत अभिक्रमक का जो रिमेनिंग पार्ट वाला था a प्लस बीटा, तो यदि a के मोल 2.5 होगा तो दूसरे का मोल 1.6 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 3:2 में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना सारा आप लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न जो था, 9वें प्रश्न का आंसर आपके सामने लिखा गया था, जो लिखा है पी ऑर्बिटल का शेप ये होते। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, पी ऑर्बिटल का बहुत सड़ा सा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन जल्दी से लिखो कि आयनन ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। तो आयनन ऊर्जा किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को भारी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऊर्जा के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है, सभी को पता है। तो इतना लिख लो पहले, है ना। ये तो पहला वाला तो इजी निकल जाता, दूसरा तीसरे में थोड़ी सी जरूरत लगती। तो चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी से। और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जब किसी न्यूट्रल या विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है या तो उससे ऊर्जा निकलती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। या इलेक्ट्रॉन को बांधने की सिंपल क्षमता को तो वो क्या कहलाती है, जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। चलो जल्दी से लिख दो इसको। यहाँ पर आ रहा है 11वें का उत्तर। 11वां प्रश्न जो है आपके सामने आवर्त तालिका में प्रयोग करके, तो आपको इसमें लिखना है कि 2 इलेक्ट्रॉन को बांधने की प्रकृति जो होती है वो किस में होती है, कार्बन और सिलिकॉन में होती है, ये लिख लो। और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो ऑक्सीजन और आपके अंदर सल्फर में होती है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति जो होती है बी और एल में होती है, एल्यूमिनियम में। और 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो होती है वो फ्लोरीन में होती है, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर जल्दी से कॉपी कर लो, है ना। रोके, ये चारों पार्ट हो गए, है ना। अब इसके बाद अपन चलते हैं नीचे। अगर आपको अथवा वाला करना है इसका भी तो लिख दिया है, अथवा वाला पार्ट भी आप चाहो तो कर लो इसके अंदर, है ना। कि ये क्या कि तत्वों को निम्नलिखित युग्मों में संयोजन से बने यौगिकों के सूत्र लिखिए, है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, एक LiO2, NaCl, है ना, H2O और ये SiO2, है ना। ये आप इजीली देख सकते हैं, ये आपके पास पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा गया है ना। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है। इसका अथवा वाला है, करना हो तो करो, नहीं तो कोई एक कर लेना, है ना। 12वें का उत्तर, 12वां प्रश्न में पढ़ देता हूँ आपके सामने। 12वां प्रश्न 12वां प्रश्न है कि कौन सा कर रहे हैं अपन, अथवा वाला कर रहे हैं 12वां प्रश्न का, ठीक है। 12वां का अथवा क्या है, अथवा है कि निम्नलिखित स्पीशीज में को लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार को वर्गीकृत किए। तो पहले लुईस क्षार OS- और F-, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं, ठीक है। और लुईस अम्ल कौन कौन कहलाते हैं, तो दूसरा वाला जो हिस्सा हो जाएगा उसका, है ना। पहले वाले हिस्से की अगर बात करते, ये पहला वाला हिस्सा है ना, ये दूसरा वाला हिस्सा जिसके अंदर क्या पूछा है, लुईस अम्ल और क्षार की वो परिभाषा। तो ये पहला वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्सा को अपन ने वर्गीकृत कर, मतलब पहले में ही, पहले की पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, आपके पास क्षार हो गए और ये अम्ल हो गए। और उसके बाद उनकी परिभाषा लिखनी है कि लुईस अम्ल क्षार की परिभाषा। तो लुईस अम्ल कौन कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे उसे लुईस अम्ल कहते हैं। और लुईस क्षार किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का दान करे उसे लुईस क्षार कहते हैं। बस 2 डेफिनेशन आपको जस्ट लिखनी है, दो डेफिनेशन आपको लिखनी है, बस जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो प्रश्न नंबर 13वां। 13वें का उत्तर क्या बोल रहा है, 13वें में क्या बोल रहा है, जल के स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व लिखिए, ठीक है। तो स्वतः प्रोटोनीकरण का अर्थ क्या है ना। स्वतः प्रोटोनीकरण का अर्थ क्या है, मतलब स्वतः यानी सेल्फ, यानी खुद से आयोनाइज हो जाने का, है ना। यह एक प्रोटॉन देता है, H+ रिलीज कर देता है, और जल का दूसरा अणु उसी को प्रोटॉन को ग्रहण कर, जैसे कि ये H2O है और ये भी H2O। तो एक ने क्या करा, इससे H रिलीज हुआ था, वो उसने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो H3O बन गया और यहाँ OH- बन गया, और यहाँ पर भी OH- बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बन गए और यहाँ पर ये बन गया। तो ये जल्दी से कॉपी करके लिख दो आप। चलो 13वें के बाद 14 प्रश्न लिखते हैं। तो ये 12वां एक बंद ताप में, ये मैंने स्पेसिस करवा दिया है ना, ये नीचे दे दिया प्रोटोनीकरण। लिथियम और मैग्नीशियम एक समान व्यवहार क्यों प्रदर्शित करते हैं, विकर्ण संबंध के कारण। याद आया, विकर्ण संबंध के कारण। चलो मैंने लिखा है नीचे, है ना। तो आप देखेंगे 14वां का उत्तर, लिथियम और मैग्नीशियम में समानता किस कारण होती है,
समानता किस कारण होती है? समान व्यवहार दर्शाने का कारण क्या होता है? आवर्त सारणी में ये विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। आपस में क्या होते हैं? विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, तो ये होती है। और ये विकर्ण संबंध के कारण ही समान गुणधर्म दर्शाते हैं। चलो लिख लो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके इसका, या पॉज करके। चलो प्रश्न 15 का उत्तर लिखना है, इनका IUPAC नेम लिखना है आपको। 15 में क्या क्या लिखना है आपको? IUPAC नाम लिखना है। किस किस का है ना? C2H5Br पहला वाला, तो C2H5Br क्या हो गया? ब्रोमोइथेन। C2H5 तो इथेन हो गया, ये ब्रोमो, तो ये क्या हो गया? ब्रोमोइथेन हो गया। और ये 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा आपके पास। और तीसरे वाला को क्या क्या बोलोगे? इथेनॉल बोलोगे। और चौथा वाला सिंपल साइक्लोहेक्सेन। जल्दी से पॉज करके लिखो। चलो, अथवा अल्केन के 4 समजात यौगिक, इसका अथवा वाला भी कर दिया, CH4 है ना, C2H6, C3 एंड सो ऑन। तो ये उसके क्या हो गए? सजातीय यौगिक हो गए, है ना, सजातीय यौगिक हो गए आपके पास। ठीक है, क्लियर हुआ? और यहां के बाद फिर आपके पास आ रहा है 15वां क्वेश्चन। ये वाला तो है 15वां, जिसका भी अपन ने ऊपर लिखा। चलो 15वां के बाद ये भी लिख दिया, समझाती होगी। अब आपके पास आता है बहुत 16वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। निकाय किसको बोलते हैं? सिस्टम, परिवेश, ये सब तो ये मैंने डिफाइन कर रखा है नीचे। चलो जल्दी आ जाओ और लाइक भी कर दो, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो, क्योंकि आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, है ना। और अगर आप उज्जैन से है, कहाँ से हैं आप? उज्जैन से है, तो आप हमारे जो आगे आने वाले नीट और जेई के जो वीडियोस या जो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी कोविड के बाद, उसको ज्वाइन कर सकते हो। और ऑनलाइन क्लास जेई की, तो जेई और नीट की चल रही है, तो जल्दी आप उनको ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ के तौर पर। ठीक है ना, अगर इंटरेस्टेड हुए आप तो। और बट अभी तो आपको इस बोर्ड पे फोकस करना है ना। तो आपके पास 2 साल का टाइम है अभी ये समर का, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं, है ना। तो अगर नीट का आपका पर्पज़ है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑनलाइन क्लासेस, है ना। प्लस जब कोविड फ्री हो जाओगे, है ना जी, जब ये लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, तो फिर अपन इसको ऑफलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते। चलो बात को आते हैं मुद्दे पे, है ना। तो 16वां निकाय किसको बोलते हैं? तो निकाय उसको कहते हैं कोई वस्तु या उपकरण या सिस्टम, निकाय या पदार्थ की मात्रा जिसके ऊपर हम क्या ऊर्जा या द्रव्यमान के आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या आया? स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। जल्दी से लिखो इसको, आगे बढ़ो। ओके, लाइक कर दिया। दूसरा वाला पोर्शन क्या है इसके अंदर? परिवेश किसे कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड में आंसर, परिवेश किसे कहा जाता है? तो निकाय के बाहर का वह क्षेत्र जिससे निकाय ऊर्जा तथा द्रव्यमान का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। जल्दी से लिखो। आंतरिक ऊर्जा क्या कहलाती है? यह निकाय की संचित आंतरिक ऊर्जा होती है, जो निकाय को आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। दैट्स ऑल, ये लिख लो। और चौथा वाला एंथैल्पी किसको बोलते हैं? ये लिख लो कि एंथैल्पी मूल रूप से क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा होती है ना, ऊष्मीय ऊर्जा को दर्शाती है। एवं सभी में एंथैल्पी की धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है। ये ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया पर आधारित होती है, ये निर्भर करता है। तो आपको ऐसा पूरा इतना सारा लिखना है। चलो ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और विस्तीर्ण गुण किसे क्या कहा जाता है? या विस्तीर्ण गुण, या जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या कहलाता है? विस्तीर्ण गुण में विस्तारात्मक गुण होते हैं, जो निकाय के आकार के साथ साथ मात्रा पर भी निर्भर करते हैं। आकार के साथ साथ मात्रा पर भी निर्भर करते हैं। जैसे कि द्रव्यमान हो गया, है ना, तो ये 2 kg है तो कुछ और है ना। ये द्रव्यमान इंक्रीज कर दिया, ये 4 kg हो गया, तो ये कुछ और है, तो ये क्या कहलाएगा? तो इसको जल्दी से लिख लो स्क्रीनशॉट लेके। चलो अब, है ना, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये मेरे व्हाट्सएप है ना, 1621020 9। अगर आप उज्जैन से है तो आप बिल्कुल एक बार इस पर व्हाट्सएप करें। और कोई प्रॉब्लम आए तो उज्जैन MP इंडिया, है ना। ओके, तो P ब्लॉक तत्वों की विशेषताएं बतानी है, तो ये सारी चीज़ें, तो इसको करने के बजाय ये वाला किया गया, हीरे तथा ग्रेफाइट की संरचना में अंतर, और 18 वाला किया गया, इन सब के अर्थ लिखे गए हैं ना। चलो बात कर शुरू करते हैं। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर आया है, एक तो ग्रेफाइट और एक हीरा, है ना। तो यहाँ पर ये फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी, ये नरम होता है, ये कठोर होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है ना, त्रिआयामी इसकी संरचना होती है, और इसकी प्लेनर होती है। प्लेनर मतलब समतली होती है। ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत धारा का सुचालक होता है, जबकि हीरे में ऐसा नहीं देखते अपन, है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया के लिए, चलो लिखो जल्दी से इतना। चलो नीचे चलते हैं, उज्जैन वाले।
इसमें क्या आ गया, अब इसमें परतें 340 पिकोमीटर की होती हैं और दूरी पर पृथक होती है तथा इसकी परतों के बीच जो अत्यधिक दूरी प्रदर्शित करती है, और इसमें क्रिस्टलीय जालक होता है ना। इसमें क्या होता है, क्रिस्टलीय जालक होता है तथा इसमें एक दूसरे से कार्बन जो रहता है वो एक जाल के रूप में बंधा होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन कैसा होता है, sp2 संकरित होता है ना, तथा 3 कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजन प्रदर्शित करता है। ऐसा इसमें नहीं, इसमें sp3 संकरित होता है, यहाँ क्या sp2 है, यहाँ sp3 है, तथा एकल सहसंयोजी बंध द्वारा 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है। तो ये 5 मैंने लिखा दिए हैं आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी से इसको लिख लो दोस्तों, जल्दी से इसको लिख लो। ये वाला मैंने लिखाया है ना, ये हुआ। चलो, और आखिरी वाला है ना, कमान जल्दी से। तो 18वें प्रश्न का उत्तर है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव पहले से मैं लिखाता हूँ। तो प्रेरणिक मतलब क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव उसको बोला जाता है कि सिग्मा बंध में सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के विस्थापन या निकालने मतलब उसको विस्थापित करने में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की ओर होने की घटना को क्या बोला जाता है, प्लस आई इफेक्ट। ऐसा लिख दो आप जल्दी से पॉज करके। चलो, दूसरा, एक ऐसा अंतरा आणविक संकल्पना जिसमें यौगिक या अणु के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अनुनाद कहलाता है। ये भी लिख दो। रेजोनेंस किसे कहते हैं, हो गया है ना। परमाणविक कक्षकों द्वारा नया आकार एवं ऊर्जा वाला नए कक्षक निर्मित करना संकरण कहलाता है, जैसे sp2 sp3 है ना। तो ये लिख दो जल्दी से पॉज करके। तीसरा मतलब चौथा वाला, जिसके अंदर चौथा वाला क्या आपके पास, चौथा वाला है समावयवता, ठीक है। तो समावयवता सभी जानते हैं, ऐसे तत्व जिनके संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला जिनका कैसा होता है, भिन्न होता है, लेकिन मूलानुपाती सूत्र जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो समान होता है। अणुभार आदि समान होते हैं, लेकिन उनके गुणों में भिन्नता होती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। ये लिख लो। चलो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो जल्दी से, है ना। और सजातीय श्रेणी में ऐसे यौगिकों की श्रेणी होती है जिनके एक सामान्य सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे अल्केनल का, ये सजातीय कहलाता है। तो ये हो गया, और यहाँ से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और कल दूसरा वीडियो आएगा, और भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो बिल्कुल आप कमेंट